अब देखो ये एक वेक्टर है, ए इक्वल टू 3i प्लस 4j, बी इक्वल टू 5i प्लस 12j, और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आखिर ये निकलेगा कैसे? तो सीधी सादी बात है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 जो कि 25 होता है। 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो डेयर 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 एक बार जहन में रखो, ए का मैग्नीट्यूड आ गया 5, मगर होता क्या है कि ये बड़ा कॉमन है, यानी कि 3i और 4j का कंपोनेंट। तो जब भी 3i और 4j होंगे तो रिजल्ट कितना होगा? 5 होगा, ये हमें याद होना चाहिए। इसी तरह 5i और 12j को जब हम निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जिनका सम 169 होता है, जो कि 13 का रूट होता है। लेकिन ये भी बड़ा कॉमन रिजल्ट है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब 5 और 12 कंपोनेंट हैं तो 13, और रट्टे की जरूरत नहीं है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो याद ही हो जाता है। अब देखो इसका बहुत फ़ायदा अभी होने वाला है, क्योंकि एक सवाल आता है प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? साई को। देखो वेक्टर का चैप्टर मैं इस तरह कराता हूँ कि फिजिक्स में दोनों एक साथ कवर हो जाती है, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से कराता हूँ मैं। अब आखिरकार ये क्या बात हुई जो मैं अगली कह रहा हूँ कि भाई ए और बी दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आखिर ये क्या होगा? देखो प्रोजेक्शन अगर ए का बी पे निकलेगा, ए ऑन बी, ये निकलेगा, ए डॉट बी हम निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बी के मैग्नीट्यूड से। अब देखो बात आ गई डॉट की। आखिर ये डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से। बड़ा आसान है। एप्टीट्यूड टेस्ट में तो देखो हम डायरेक्ट करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 4 12 ज़ा 48, यानी कि 63, डिवाइड किससे हो जाएगा? 13 से। 5i प्लस 12j, तो ये हो जाएगा 30। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 63/13। किस चीज़ का आंसर बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। आखिर किसका साया? ए का साया बी पर। अब देखो ए का साया बी पर, तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ए बड़ा छोटा सा बी सबस्क्रिप्ट में। बहुत डिटेल में करना है सब कुछ, यहाँ तक नोट डाउन। देखो बड़ा अच्छा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का साया ए पे, तो कैसे होगा? बी डॉट ए निकालेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? ए के मैग्नीट्यूड से। अब देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही आता है, हमें याद रखो, डॉट प्रोडक्ट में सेम होती है। तो वही बात है, 3 5 ज़ा 15, 4 12 ज़ा 48, 63 को डिवाइड किससे कर देंगे? 13 से नहीं करेंगे अब हम डिवाइड किससे करेंगे? जी हाँ, ए के मैग्नीट्यूड से, जो कि होगा 5। तो आंसर आ जाएगा 63/5। अब देखो ऑप्शन उन्होंने 63/5 ही लिखा है, तो बिला वजह डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे अहम बात ये होती है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसमें सबसे अहम बात ये, क्वेश्चन देखते पहले ऑप्शन देखो, फिर सोल्यूशन की तरफ जाओ। ए बराबर है 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी 3i प्लस 4j माइनस 5k के। तो आपको कह रहे हैं एंगल निकालें। अब एंगल कैसे निकलेगा? देखो ये फार्मूला होता है, ऊपर आता है ए डॉट बी, नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पूरा सॉल्व करने के बजाय पहले ए डॉट बी निकाल के देखते हैं, क्योंकि अगर ए डॉट बी जीरो आ जाए तो थीटा 90 होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट बी जीरो आने का मतलब है कि आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ए डॉट बी जीरो नहीं आते तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? वही बात, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16, 5 5 ज़ा 25, 16 25 माइनस 25 0। देखो ए डॉट बी जीरो आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब थीटा कितना है? 9। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कैसे निकलेगा भाई? 3 को ए से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 4 से, 5 को 5 से। 3a प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से 3a बराबर 9 के आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा 9/3 यानी 3 के। तो अब आपको कॉस थीटा निकालना है, ये बड़ा आसान होगा। ए डॉट बी ऊपर आएगा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी जीरो होता है, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, और वेक्टर परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी है, यहाँ आपको ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर है। वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा 90 है। थीटा 90 कब होता है? जब ए डॉट बी किसके इक्वल हो? जीरो के। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी जीरो के इक्वल है हमें पता है, तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे भाई। 3a प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे,
और 16 माइनस 25 कितना होता है? 9 होता है। 3 अगर 9 है तो ये कितना हो जाएगा? 9/3 यानी कि 3। कहता हूँ सही तरह प्रैक्टिस कर लो हर कॉन्सेप्ट की। जैसे कि फिर सवाल ऐसा ही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर होने का मतलब है θ90 यानी ए डॉट भी 0 होना चाहिए, यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब देखो आई वाला आई से मल्टीप्लाई 6 से, जे वाला जे से, प्लस 64, 10 वाला 10 से, 100 इक्वल टू 0। मतलब है 6 से 64 और माइनस 100 माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू 36 अपॉन 6, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी भाई, और यही आंसर है। देखिए एक वेक्टर ए है 3i प्लस 4j प्लस 5k के बराबर, बी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और सी है i प्लस 2j प्लस 3k। कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालें। अब ये पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम आखिर निकलता कैसे? तो देखो ये बड़ा अहम सवाल है। आई के जे के कोफिशिएंट ये लिख दो 3 4 5, दोबारा आई का कोफिशिएंट 2, जे का 3, के का 4, ये सेकंड रो में लिख दो, और थर्ड में 1 2 3। अब डिटर्मिनेंट वाले मेथड से इसको ओपन करो। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं एमकैट वालों को मैं अलग से भी सिखा दूंगा। फिलहाल ओपन कीजिए और देखें इसका वॉल्यूम क्या आता है। जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा वही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होगा। इस जैसे भी हमने और सवाल करने, नोट जल्दी इसको सॉल्व। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, देखो इसका आंसर तो 0 आता, और अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 आए तो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर। अब कल को ऐसे सवाल भी आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर आर कोप्लेनर। जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर आर कोप्लेनर। तो पता है क्या करते हैं, यहाँ पे दायरे ये लिख देंगे, और ऑलरेडी इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल ले लेंगे? 0 के। जिसका परपेंडिकुलर में किया था 0 के इक्वल ए डॉट बी को लिया था, तो अब डिटर्मिनेंट को, और फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे। निकाल के दिखाइए, ए की वैल्यू आनी चाहिए 3। जो नेक्स्ट सीरीज की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले तो ये वाला सेल नंबर मेरा हर वक्त ऑन होता है, ये बात ध्यान में रखें, और मोबाइल पे नॉट ऑन व्हाट्सएप। जब भी कॉल करनी हो तो भाई इसी पे कीजिए। दूसरी बात बड़ी है कि देखो डिपेंड करता है प्री इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, कॉमर्स के हो। प्री इंजीनियरिंग में मैथ्स होगी, ज़ाहिर है मेडिकल के हैं तो बायो होगी, फिज़िक्स होगी और केमिस्ट्री। हाँ जो प्री कंप्यूटर वाले उनकी कंप्यूटर होती है, इंग्लिश तो होती है। यानी अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, बायो के हैं तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लास्ट में देना ही है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न चेंज है, जैसे कि नस में IQ भी है, कराची यूनिवर्सिटी में जनरल नॉलेज भी है, और IB का टेस्ट देते हैं तो इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ जनरल मैथ्स भी होती है। और अगर आपको BB MBA कॉमर्स साइड पे जाना है BCAT, तो भाई फिर जनरल नॉलेज, इंग्लिश और जनरल मैथ्स होती है। हाँ IB में जनरल मैथ्स के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथ्स भी होती है, दोनों ही चीज़ होती है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी, मैं कहता हूँ पहले आप फोकस इन पे कर लो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश पे। खासतौर पे इंग्लिश पे मैं बहुत फोकस करवाने क्या करूँ, क्योंकि यार इंग्लिश आपकी बहुत वीक होती है। कैम्ब्रिज से आए हुए बच्चों की भी मैंने देखी हालत, वो कैब में फंस जाते हैं एरर डिटेक्शन में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि GRE GMAT लेवल CSS भी कराता हूँ, अक्सर MA इंग्लिश और उनको वोकैब और ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते। तो भाई आपने अभी से तैयारी करनी है। वैसे भी इस साल इंटर के एग्ज़ाम लेट होंगे, मे बी जून, बल्कि जून के एंड में ही होने का चांस है। अब फर्स्ट है 30 जून को आपके इंटर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, 10 या 12 जुलाई को टेस्ट हो जाएगा शुरू। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो इरादा की दफ़ा इंटर के एग्ज़ाम से पहले लेने का भी है, क्योंकि MCAT का भी हर साल ये कंट्रोवर्शियल बनता है। तो इस साल एक ये भी प्रपोजल आया है कि इंटर के एग्ज़ाम से पहले ले लिया जाए। ऐसा हो चुका है एक दो दफ़ा। तो मेडिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट से भी पहले हो जाए। तो भाई जिन लोगों को भी प्रिपरेशन करनी है, मैं बता चुका हूँ, इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर लिया करें। अभी से स्टार्ट करेंगे तो तैयारी भी अच्छी होती है। देखो एक तो सेकेंड ईयर में भी हेल्प मिलती है, प्लस FT के हवाले से आपको बड़ी अच्छी तैयारी मिल जाती है। जैसे कि हम लोग ये करते हैं कि भाई पहले तो आपको नॉर्मल पढ़ा दिया सब कुछ इंटर के हिसाब से, फिर वही चीज़ A लेवल के हिसाब से भी, फेडरल आगा खान बोर्ड। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट, अब वेक्टर का टॉपिक है तो कहीं से भी सवाल आ सकता है। ज़रूरी नहीं आपके सिंध बोर्ड से आए, फेडरल से भी आ सकता है, A लेवल आगा खान बोर्ड कहीं से भी। तो बड़ी औसम तैयारी करनी होती है। फिर अभी से तैयारी करने में फ़ायदा क्या होता है, नस्ट के NED के फास्ट पेपर्स वगैरह भी सारे सॉल्व हो जाते हैं, मौलाना खान है, सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल के। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी से प्रिपरेशन करें।
घर है अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ अरसे बाद ये इंशाल्लाह ताला आपकी फिजिकल भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी 18 तारीख से बच्चों। तो बिल्कुल आप रब्ता कर सकते। स्केलर प्रोडक्ट के बाद बड़ी अहम चीज़ होती है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का ओरिजिनल मेथड तो काफ़ी ख़तरनाक होता है भाई। ए क्रॉस बी होता है, ये आई, फिर पहले मैट्रिक्स के कोफिशिएंट, फिर दूसरा मैट्रिक्स के कोफिशिएंट, फिर ओपन कर लीजिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें। ए क्रॉस बी क्या होगा ये निकालना है आपने। तो देखो मैजिकल ट्रिक से कैसे निकलता है, ये सारे ऑप्शन दिए जिनमें एक ऑप्शन है माइनस आई प्लस टू जे माइनस के, एक है आई माइनस टू जे प्लस के। देखो ओरिजिनल मेथड से तो निकाल ही लोगे, लेकिन क्या तरीका आसान है। देखो के हमेशा निकलता है आई और जे की मदद से। आई का क्वेश्चन 3 है, जे का 4 है, आई का 4 जे का 5 है क्या नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बायो वाले समझो कि ऐसे होता है ए बी सी डी, तो पहले ए डी माइनस बी सी, ठीक है। 3 5 सा 15, 4 4 सा 16, 15 माइनस 16 कितना होता है -1। और के का क्वेश्चन -1 कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि हम एग्जाम में खाली के का निकालें, जी अगर के क्वेश्चन सारे अलग अलग हैं तो खाली के का निकाल लो, अगर आई के क्वेश्चन अलग अलग हैं तो खाली आई का निकाल लेना। ओके जी, देखो असल में चक्कर क्या होता है, ये दिए हुए हैं सारे ऑप्शन, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पूरा सॉल्व करें ये ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना। अब जब ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं तो हम वो यूजुअली निकाल लेंगे आई जे के में से जो सबका मुख्तलिफ हो। अब इतफाक़ से यहाँ के भी सबका मुख्तलिफ है, आई भी जे भी, तो मेरी मर्ज़ी कुछ भी निकाल लूँ। लेकिन के अगर सबका सेम होता तो मैं आई निकालता, आई सबका सेम होता तो के निकालता, इतनी सी बात है। अगर आई निकालना है तो आई किसकी मदद से निकलेगा, जे और के की मदद से। जे का क्वेश्चन 4 और यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 6, 4 6 24, 5 5 25 -1। और देखो आई का क्वेश्चन -1 किस में, इसी ऑप्शन में, इसी में होगा सब कुछ। देखो ना जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया है वो यही आया है, के भी -1 आ रहा है, आई भी -1 आ रहा है, और जे आना चाहिए +2। ओके जी, ये है बात कि अगर फ़र्ज़ करो जे निकालना हो तो क्या होगा। देखो जे में एक पंगा होता है, अब आपको फिर बताऊँ, एग्जाम में सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक चीज़ निकाल लो, आई के जे में से काफ़ी है। लेकिन चूंकि एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। देखो जब मैट्रिक्स को खोलते हो तो होता है क्या है, आई आता है, माइनस जे आता है, फिर प्लस के, ओके मैट्रिक्स आता है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन होगी। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, आई वाले के से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 4 को 5 से करो 20, 18 - 20 -2 होता है, साइन चेंज कर दो +2, यानी कि एक बात याद रखो, जे वाले में हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। अब -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो -2 आएगा। ये हमारे उस मेथड से -2 आ रहा था, तो इसका मतलब रियल आंसर +2 है और यही है। अब देखो ए बराबर है 2i - 3j - k के, बी बराबर है i + 4j - 2k के। आपको कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो। अब बच्चों ए क्रॉस बी तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी आती है, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकलता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये कैसे आएगा, बड़ी आसान सी बात है। आप इसमें भी बेहतरीन तरीका ही होता है, ऑप्शन देखो, जैसे कि ऑप्शन में 10i + 3j + 11 के, देखो अपॉन में एक जगह 23, एक जगह 2, एक जगह 3, ऐसा कैसे हो सकता है। अपॉन में आता है मैग्नीट्यूड, जो कि तीनों का सेम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। यहाँ ये देखो, यहाँ सेम है, लेकिन मेरे भाई नीचे आता है आई जे के स्क्वायर का सम, खाली 10 का स्क्वायर ही 100 होता है।
11 का भी 121 होता है। तो अंडरस्टूड बात है कि इनका सम 23 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। अब आते हैं ऑप्शन 3 और 4। ऑप्शन 3 है ये और ऑप्शन 4 है ये। अब गौर से देखो, हाँ ये दोनों हो सकते हैं, तो अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये चेक करना है। तो देखो हम करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 11 का 121, प्लस करके देखो कितना आएगा 230। और 230 कौन सा वाला है ऑप्शन नीचे वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मैंने बताया बराबर होगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का। तो एक तरीका तो एक है पूरा निकालें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकालना भी मुश्किल नहीं है, उसकी तरकीब बता चुका हूँ। देखो लेकिन ऑप्शन वाली तरकीब बहुत अच्छी होती है। अब देखो जैसे कि ये एक ऑप्शन दिया था, अगर ऐसे होते ऑप्शन एक बार पेपर में ऐसे आए थे, तो देखो सबके नीचे ही 230 है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। फिर हम ढूंढेंगे कि ऑप्शन में डिफरेंट चीज़ क्या है। तो देखो आई भी सबका सेम है, जे भी सेम है, हाँ एक चीज़ है डिफरेंट क्या है कि एक जगह -11 है, एक जगह +11 है। तो ये हम क्या करेंगे कि बजाय सब कुछ निकालने के के निकालेंगे। के हमेशा किसकी मदद से निकलेगा, आई और जे की मदद से। आई का क्वेश्चन 2 है, जे का -3 है, आई का 1 है, जे का 4 है। 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 8 + 3 कितना होता है 11। 11 यहाँ है, यही आंसर। अब देखो वेक्टर ए है बी है, आ जाए यूनिट वेक्टर पैरेलल। देखो बहुत फर्क है, परपेंडिकुलर में क्या करते हैं ए क्रॉस बी निकाल के ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, पैरेलल में ए प्लस बी निकालेंगे और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब ए प्लस बी कैसे निकलेगा, देखो आई वाले को आई में प्लस कर दो, जे वाले को जे में, के वाले को के में, ये आ जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो डेट मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का स्क्वायर 1, ऐड अप करोगे 19, सबको डिवाइड कर देना √19 से। देखो हो सकता है ऑप्शन इस तरह दिया, हो सकता है √19 अलग अलग डिवाइड किया हुआ, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, जिस तरह लिखा हो लिख देना, ठीक है मेरे भाई। देखो अगर वेक्टर ए है 2i - 3j + 6k के बराबर, ठीक है, और कह रहे हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल निकालो, तो फिर क्या करेंगे, वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे ए के मैग्नीट्यूड से। जैसा कि देखो ये 2i - 3j + 6k, हम किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +6 का। अब बोलो सर यहाँ तो -3 है, अरे -3 का स्क्वायर भी आएगा तो +9 है, ठीक है। तो भाई ये सब करेंगे 49 आ जाएगा। 49 किसका रूट होता है 7 का। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल याद रखो सिंगल वेक्टर का भी निकल सकता है, 2 का भी निकल सकता है, ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा 2 का ही निकलेगा, क्योंकि वो किसका निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकलना, ए बराबर होता है आई + 2j + 2k के, और कॉस अल्फा चाहिए तो ये s/a का मैग्नीट्यूड, बीटा चाहिए तो y/a का मैग्नीट्यूड, गैमा चाहिए तो z/a का मैग्नीट्यूड। अब देखो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 1/3 के। y का कैसे निकलेगा, वही बात है, j का क्वेश्चन 2 है, ऊपर लिख दो और सबके स्क्वायर लेकर के डिवाइड कर दो 3, और यहाँ आ जाएगा 2 और 2/3। तो ये इस तरह से निकलेगा। फिर देख लो भाई, x से मुराद i का क्वेश्चन, y से मुराद j का क्वेश्चन, z से मुराद k का क्वेश्चन, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वही बात है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी कि 9। 9 का रूट कितना होता है 3, आंसर 1/3। वेक्टर ए है 2i + 3j + 6k, और आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो यार वैसे ही निकलेगा। x से मुराद i का क्वेश्चन, y से मुराद j का क्वेश्चन, z से मुराद k का क्वेश्चन, डिवाइड कर दें a के मैग्नीट्यूड, यानी 2² + 3² + 6² जो कि 49 होता है। 49 का रूट 7 होता है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी 4 न्यूटन, 9 न्यूटन, 6 न्यूटन, 13 न्यूटन, ऑप्शन दिए हैं। तो देखो याद रखो 5 और 10 का सम और 10 और 5 का डिफरेंस,
बड़ी दिलचस्प बात बताओ, ऐसा जब भी सवाल आए हमेशा दोनों फोर्सेस का एक बार सम लो, एक बार डिफरेंस लो, आंसर जो है क्या होगा, इन बिटवीन, डिफरेंस और सम के दरमियान में होगा। यानी आंसर हो सकता है 5 से लेके 15 तक, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का सम आ रहा है 15, दोनों का डिफर आ रहा है 5, तो 5 से 15 में आंसर आपका करेक्ट है। अगर कोई 5 से छोटा है 15 से बड़ा है तो करेक्ट नहीं है। 5 से छोटा 15 से बड़ा पहले ही आ गया, यही हमारा आंसर है। तो देखो 9 न्यूटन तो हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। पूछा क्या था, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी